इस समय हर तरफ बीमारियों ने जोर पकड़ा है। वायरल फीवर, सर्दी, बुखार, बदन दर्द इत्यादि की समस्या कॉमन हो गई है। कहीं पर डेंगू के नाम से, कहीं चिकनगुनिया, मलेरिया इत्यादि के नाम से ये बीमारियां फैली हुई हैं। और अब बारिश का मौसम खत्म होने के बाद इस महीने से शुरू हो गई है शरद ऋतु, जिसे आयुर्वेद की भाषा में बीमारियों का राजा कहा जाता है। वर्षा ऋतु के अंदर जब बादल लगे होते हैं, बारिश हो रही होती है, तो हमारे शरीर में वायु कुपित होती है और जो पित्त होता है वो शांत रहता है और संचित होता रहता है, यानी कि इकट्ठा होता रहता है। लेकिन जैसे ही बारिश का ये मौसम खत्म होता है तो फिर से सूरज एक बार प्रखर होता है, यानी कि सूरज की किरणें तेज हो जाती है। बादल इत्यादि न होने के कारण एक बार फिर से थोड़ी गर्मी वातावरण में बढ़ जाती है और उस बढ़ी हुई गर्मी के कारण, सूरज की तेज किरणों के कारण जो बारिश के मौसम में पित्त इकट्ठा हुआ था हमारे शरीर में, अब वह गर्मी पाकर के कुपित होता है, यानी कि हमारे शरीर में बढ़ने लगता है और जिसके कारण बहुत सी बीमारियां लेकर आता है। शरद ऋतु में पित्त के बढ़ जाने के कारण हमें बहुत सी बीमारियां होती हैं। जैसे पित्त हमारे शरीर में गर्मी को बढ़ाने वाला होता है, तो शरीर के अंदर आपको जलन होगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, बुखार इत्यादि की समस्या हो जाएगी, पाचन खराब हो जाएगा, मोशन लूज यानी कि दस्त की समस्या आपको दिखाई पड़ेगी। पित्त रक्त को दूषित कर देता है, खून को खराब कर देता है, जिसके कारण खून की खराबी के कारण आपके चर्म रोग यानी कि स्किन के डिसऑर्डर दिखाई देंगे। खाज, खुजली, जलन युक्त खुजली होगी, लाल धब्बे या रैशेज पड़ जाएंगे आपके शरीर पर, चकत्ते हो जाएंगे। इस तरह की बीमारियां वहां पर दिखाई पड़ती हैं। पित्त की वृद्धि की वजह से इस मौसम में बार बार हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, हाथ पांव में जलन उत्पन्न होती है, पूरे शरीर में दाह यानी कि जलन होती है। इस तरह की समस्या इस मौसम में काफी दिखाई पड़ती है। ये तो बात हुई शरद ऋतु में होने वाली बीमारियों की। अब बात करते हैं कि किस तरह से आयुर्वेद के नजरिए से हम इस मौसम में होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। क्या क्या हम खान पान कर सकते हैं, क्या क्या आहार विहार कर सकते हैं, ताकि हम शरद ऋतु में होने वाली बीमारियों से अधिकतर बच के रहें, पित्त की वृद्धि से होने वाली बीमारियों से बच के रहें। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल देता है आपको आयुर्वेद संबंधित शुद्ध जानकारियां आयुर्वेद के ग्रंथों से। यदि आप आयुर्वेद की सही और सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें और अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाएं। शरद ऋतु यानी कि इन 2 महीनों में हमें किस प्रकार का भोजन या कहें कि आहार लेना चाहिए, उसके बारे में आयुर्वेद ऐसा कहता है कि शीत, लघु और पित्त को शांत करने वाले आहार हमें सेवन करने चाहिए। शीत का मतलब होता है ठंडा, थोड़ा आहार ठंडे स्वभाव का हो। लघु यानी कि पचने में हल्का हो, जिसका आसानी से पाचन हो जाए, और पित्त की शांति करने वाला हो, यानी कि पित्त को कंट्रोल करने वाला हो। इस तरीके का भोजन हमें लेना चाहिए। विशेषकर 3 स्वाद इसमें बतलाए जाते हैं, यानी कि आयुर्वेद के अंदर 6 स्वाद बतलाए गए हैं: मीठा, खट्टा, नमक, तीखा, कड़वा, कसैला। इसमें से जो 3 स्वाद हैं विशेषकर पित्त को शांत करते हैं और 3 स्वाद जो है पित्त को भड़काते हैं। तो हमें विशेषकर 3 स्वादों को पित्त के शांत करने के लिए सेवन करना चाहिए। पित्त को कंट्रोल करने वाले जो स्वाद यानी कि टेस्ट हैं, उनमें विशेषकर आता है मीठा। मीठा स्वाद से पित्त कंट्रोल होता है। और उसके बाद कड़वा, कड़वा के सेवन से भी पित्त शांत होता है। साथ ही साथ कसैला, यानी कि मीठा, कड़वा और कसैला, इन तीनों ही स्वाद से पित्त को कंट्रोल किया जा सकता है। और बचे जो 3 स्वाद, जिसमें मिर्च यानी कि तीखा, खट्टा और नमक, ये जो 3 स्वाद आते हैं, इनसे पित्त की वृद्धि हो जाती है। जब हम ज्यादा तीखा खाएंगे, खट्टी चीजें खाएंगे और नमकीन चीजें खाएंगे तो हमारे शरीर में हीट और पित्त दोनों ही बढ़ जाते हैं। इसलिए इन तीनों स्वाद को अवॉइड करना चाहिए। इन 2 महीनों में बहुत कम सेवन करना चाहिए, नाम मात्र सेवन करना चाहिए। अधिक प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता विशेषकर 3 स्वादों को ही देनी चाहिए, यानी कि मीठा, कड़वा और कसैले स्वाद, इनका ही सेवन अधिक करना चाहिए। हमारे दिन भर के आहार में जो सबसे पहले शुरुआत होती है वह ड्राई फ्रूट्स के नाश्ते से। तो पित्त को कंट्रोल करने वाले जो सबसे बेस्ट ड्राई फ्रूट है इस मौसम में जो लिए जाने चाहिए वो है अंजीर और मुनक्का। अंजीर और मुनक्के का सेवन इस मौसम में आप कर सकते हैं। रात्रि में अंजीर और मुनक्के को भिगो दें और सुबह उठ करके फिर इसका सेवन करें, और उसको जो भिगोया हुआ पानी है वो भी आप पी सकते हैं। फिर भोजन से पहले कुछ फ्रूट्स लेना एक हेल्दी आदतों में है और खास करके स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो फ्रूट्स के अंदर इस मौसम में हम विशेषकर अंगूर ले सकते हैं। अंगूर का सेवन पित्त को शांत करने वाला होता है। और केला का सेवन हम कर सकते हैं। केला काफी आसानी से पित्त को कंट्रोल करता है। उसके बाद इसमें अमरूद का आप सेवन कर सकते हैं। नारियल एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इस मौसम में, क्योंकि यह भी शीतल होता है, ठंडा होता है और पित्त को शांत करने वाला होता है। साथ ही साथ जो त्रिदोष नाशक आंवला है, यानी कि आंवला इस सीजन में आने लगता है, धीरे धीरे शुरुआत हो जाती है आंवला की। तो इस सीजन में जो हरे आंवले हैं उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्म में बहुत सी चीजें इसकी बनाई जाती हैं। आप इसका मुरब्बा बना सकते हैं, आप इसकी कैंडी बना सकते हैं, इसका अचार भी लोग लगाते हैं। तो किसी भी फॉर्म में आप आंवले का सेवन करें, वो इस मौसम में और पित्त को शांत करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। पित्त को कंट्रोल करने के लिए एक और बेस्ट चीज है जो है फ्रूट्स के अंदर, वो है अनार। अनार में मीठा अनार, खट्टा अनार पित्त की वृद्धि कर सकता है। जो मीठा अनार होता है वो इस मौसम में बहुत ही अच्छा है
इसका भी आप सेवन कर सकते हैं। पित्त को कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद की जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है, यानी कि जिसे आयुर्वेद सबसे टॉप पर रखता है, वो है घृत यानी कि घी। घी का सेवन इस मौसम में बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। जो भी हम खाना बनाते हैं, जो भी गर्म तेल में हम भोजन पकाते हैं, जैसे सरसों के तेल में, तिल के तेल में, या कहीं की मूंगफली इत्यादि के तेल में, उसे हमें नहीं पकाना चाहिए या कहीं की बहुत कम सेवन करना चाहिए। इस मौसम में भोजन को घी में पकाना चाहिए। घी या और ठंडे तेलों की बात करें तो नारियल इत्यादि तेल भी ठंडे होते हैं, इसका सेवन भी हम कर सकते हैं। बात करें अनाज और दालों की, उसके बारे में आयुर्वेद या मशचरक ऐसा कहते हैं कि इस मौसम के अंदर आप जौ का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप जौ के आटे का इसमें सेवन करें, या गेहूं का भी प्रयोग इस मौसम में अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि ये शीतल होता है और पित्त को शांत करता है। लेकिन गेहूं थोड़ा हैवी होता है, पचने में गुरु होता है। जिनका पाचन कमजोर है वो विशेषकर जौ का सेवन करें, या गेहूं के अंदर जौ के आटे को भी मिला लें, उस तरीके से भी आप सेवन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें चावल का प्रयोग किया जा सकता है। चावल बहुत अच्छे से इसमें यूज किया जा सकता है, क्योंकि चावल भी पित्त को शांत करने वाला है। और दालों की बात करें तो दालों के अंदर मूंग, मसूर, चना और अरहर, इन सभी दालों का आप प्रयोग कर सकते हैं। मूंग की दाल सबसे बेस्ट और आइडियल दाल मानी जाती है। चना पित्त को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन जिनको वायु की समस्या है वो चने को सावधानी से प्रयोग करें, या चने की दाल में या किसी भी दाल को सेवन करते समय उसमें थोड़ा घी डाल लें, जिससे उसकी जो ड्राइनेस है वो दूर हो जाती है। वो वायु को नहीं बढ़ाता है और पित्त को शांत करता है। उड़द या कुल्थी जैसी दालें बहुत ही गुरु यानी कि पचने में भारी होती हैं और गर्मी बढ़ाती है, क्योंकि पित्त की वृद्धि करती हैं, इसलिए इनका सेवन इस मौसम में नहीं है अच्छा। आपको मूंग, मसूर, चना और अरहर ऐसी दालों का ही सेवन करना चाहिए। सब्जियों की बात कर ले तो इस मौसम में पित्त को शांत करने के लिए कड़वी चीजें जो बतलाई गई हैं, तो करेला सबसे बेस्ट सब्जी है इस मौसम में। करेला का सेवन बराबर आपको इस मौसम में करते रहना चाहिए। परवल भी कड़वी सब्जियों में आता है और पित्त को कंट्रोल करता है। तो करेला, परवल जैसी तीखी और कड़वी सब्जियां जो होती हैं बहुत ही अच्छी मानी जाती है। बाकी लौकी, तोरई, कद्दू जैसी सब्जियां भी आप इसके अंदर सेवन कर सकते हैं, जो जनरली की जाती है। हमारे किचन में विशेषकर जो प्रयोग करने वाली चीज होती है वो है मसाले, यानी कि जो मसालों में गरम मसाले होते हैं वो इस सीजन में बहुत कम या कहीं की नाम मात्र प्रयोग करने चाहिए। जिन मसालों को भी गरम मसाले की कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे जो तेज और गरम मसाले, उनमें काली मिर्च आती है या लाल मिर्च आती है, सौंठ यानी कि जो अदरक का सूखा पाउडर है, अदरक खुद भी आता है, या तेज पत्र हो गया, हींग हो गई, इस तरह के जो मसाले होते हैं काफी गर्म होते हैं और हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि करते हैं। ऐसे मसालों को कम से कम सेवन करना चाहिए। हमें इस मौसम में धनिया का सेवन करना चाहिए। धनिया बहुत ही शांत और शीतल मसालों में आता है, क्योंकि पित्त को शांत करता है। सौंफ का आप सेवन कर सकते हैं, इसमें जीरा काफी बेस्ट मसाला रहेगा। आप इसमें लौंग का सेवन कर सकते हैं, इलायची का भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। ये सभी ठंडे मसालों के अंदर आता है। हल्दी भी इसके अंदर बेस्ट है, क्योंकि हल्दी भी पित्त को कंट्रोल करती है, इतना ज्यादा उष्णता या गर्मी नहीं बढ़ाती है। हल्दी थोड़ा गर्म होती है, लेकिन इसका सेवन निरंतर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी नहीं बढ़ाती। यदि पित्त या गर्मियों से होने वाली समस्या बहुत ज्यादा है तो अलग अलग प्रकार का जल तैयार करके आप रख सकते हैं, जिसका सेवन समय समय पर आप इस मौसम में करते रह सकते हैं। यानी कि जैसे आप आंवले का पानी तैयार कर सकते हैं। आंवले का पानी तैयार करने के लिए 4 लीटर पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच आंवले का पाउडर डालिए और उसे उबालते उबालते आधा कर लीजिए, यानी कि पानी को 2 लीटर कर लीजिए। फिर उसे आप छान के किसी ग्लास के बर्तन में या कांच के बर्तन में रख लीजिए और पूरे दिन जब जब प्यास लगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इसका सेवन कर सकते हैं। और भी इसमें पानी की जरूरत पड़े तो आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप त्रिफला का पानी तैयार कर सकते हैं, गिलोय का पानी तैयार कर सकते हैं। विशेषकर इस मौसम में बहुत सारी बीमारियां चलती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इत्यादि, तो इसमें गिलोय का पानी है काफी फायदेमंद रहता है और आपकी प्रोटेक्शन करता है इन सभी समस्याओं से या बीमारियों से। तो आपको बीच बीच में गिलोय का पानी हफ्ते में 1-2 दिन पी लेना चाहिए, पूरे दिन इस तरह से उबाल कर। इसी तरह से नागरमोथा का पानी तैयार किया जा सकता है। आप इसी तरह से नागरमोथा के पाउडर को उबालिए और पानी तैयार करके पूरे दिन सेवन कर सकते हैं। जिनको खाज खुजली की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, खून बहुत ज्यादा खराब हो गया है, स्किन के डिसऑर्डर यानी कि चर्म रोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो वो नीम का पानी का भी इसमें सेवन कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है पानी तैयार करने। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो मुनक्के का पानी तैयार कर सकते हैं। मुनक्के के पानी को तैयार करने के लिए आपको पानी को उबालना नहीं, इसमें 40 से 50 ग्राम मुनक्का लीजिए, 2 लीटर पानी में उसको रात में भिगो दीजिए और सुबह तक उसको भीगे रहने दीजिए। सुबह अच्छे से मुनक्के को मसल कर पानी में ही मिला दीजिए और उस पानी को आप पूरे दिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में जब जब प्यास लगे आप सेवन करिए। इस तरीके से एसिडिटी में काफी राहत देता है। पित्त की वृद्धि के कारण बॉडी से स्मेल बहुत ज्यादा आती है, तो जिनके भी बॉडी से बहुत ज्यादा स्मेल आती है तो वो चंदन का लेप लगा सकते हैं या चंदन का पानी भी तैयार करके बीच बीच में पिया जा सकता है, ठीक गिलोय या आंवले वाली विधि से।
तो चंदन का लेप आप पूरे शरीर में लगाइए नहाने से पहले, और उसके बाद 10-20 मिनट बाद आप स्नान कर लीजिए। इस तरीके से धीरे धीरे जो स्मेल आने की प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। जब हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि होती है तो सबसे पहले रक्त धातु को खराब करती है, यानी कि हमारे खून को सबसे पहले खराब करती है। और जब खून खराब होता है तो बहुत सारे चर्म रोग यानी कि स्किन के डिसऑर्डर हो जाते हैं। इसलिए इस मौसम में रक्त मोक्षण का विधान बतलाया गया, यानी कि हमारे शरीर से खून को बाहर निकालने। जैसे आप ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं, या कहें कि लीच थेरेपी होती है, यानी कि जोंक द्वारा खून को चूस करके बाहर निकाला जाता है। कपिंग थेरेपी होती है, थोड़े बहुत कट लगा करके वैक्यूम क्रिएट किया जाता है जिससे आपके शरीर से खून बाहर निकलता है। या ऐसे ही यदि आप खून बहुत खराब है, आपका किसी के देने योग्य भी नहीं है, तो डोनेट करिए, उसे ऐसे ही फ्लश कर दीजिए, बहा दीजिए। तो इस तरीके से इस मौसम में हमारे शरीर से रक्त को निकालने का विधान बतलाया गया है, जिससे खराब खून हमारे शरीर से बाहर हो जाता है और नया स्वस्थ और अच्छा खून बनता है। महर्षि चरक इस मौसम में कुछ चीजों का निषेध बतलाते हैं, यानी कि अवॉइड करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे तेज धूप का सेवन यहाँ पर नहीं करना चाहिए इस मौसम के अंदर। जब आप धूप में निकले भी काफी तेज धूप में, तो सिर पर टोपी, कपड़ा, हैट, कुछ इस तरह की चीजें लेकर निकले ताकि सीधी धूप आपके शरीर पर ना पड़े। और रात्रि में ओस के अंदर शयन करना, यानी कि रात में जो खुले आसमान के नीचे हम सोते हैं जहाँ पर ओस गिरती है, तो वो भी हमारे लिए काफी नुकसानदायक होता है। किसी कमरे में, बरामदे में या ऐसी जगह पर सोना चाहिए जहाँ डायरेक्ट ओस ना गिरे। इस मौसम में दिन के अंदर सोना मना है, क्योंकि जब हम दिन में सोते हैं तो बहुत सारी कफ और पित्त की हमें बीमारियां हो जाती हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारी समस्या हो सकती है। इसलिए दिन में सोने से इस मौसम में बचना चाहिए। इस मौसम में विशेषकर एक चीज से जरूर बचना चाहिए, वो है दही का सेवन। दही इस मौसम में बिल्कुल नहीं सेवन करना चाहिए, क्योंकि दही प्रकृति में उष्ण यानी कि गर्म होती है और हमारे शरीर में पित्त को बढ़ाने वाली होती है। तो खास करके जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनको दही बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जिनके शरीर में जलन की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा जलन रहती है, हाथ पाँव में जलन रहती है, शरीर अंदर से गर्म रहता है, तो उनको भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। पाचन बहुत ज्यादा खराब है तो उनको भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। और रक्त खराब है जिसके कारण स्किन के डिसऑर्डर, किसी भी प्रकार की स्किन की बीमारी है, तो भी दही आपको सेवन नहीं करना चाहिए, खास करके इस मौसम में। और एक और विशेष चीज, मदिरा यानी कि मद, शराब, अल्कोहल, ये काफी उष्ण यानी कि गर्म होते हैं, तो गर्म प्रकृति की चीजें इस मौसम में मना है। तो इसलिए दही और मदिरा दोनों का सेवन नहीं करना चाहिए। जिनको बहुत ज्यादा गर्मी से रिलेटेड डिसऑर्डर है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जलन होती है, तो प्रदोष काल में चंद्रमा की रोशनी का सेवन कर सकते हैं। प्रदोष काल का अर्थ होता है रात्रि का जो प्रारंभिक या प्रथम काल होता है, यानी कि शाम के 6 से रात के 10 बजे तक जो चंद्रमा की रोशनी है, उसके अंदर बीच में कभी भी 6 से 10 के बीच में चंद्रमा की रोशनी के अंदर डायरेक्ट थोड़ी देर रह सकते हैं, जिससे उनको थोड़ी बहुत शीतलता मिलती है और पित्त शांत होता है। बात करें व्यायाम की, तो इस मौसम में बहुत अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए, थोड़ी बहुत मात्रा में व्यायाम चल जाता है। जो स्वस्थ हैं वो थोड़ी बहुत मात्रा में व्यायाम कर सकते हैं, और जिनको बहुत ज्यादा गर्मी या हीट का डिसऑर्डर है वो लोग आसन या प्राणायाम जैसी चीजें इसमें करें। तो इस तरह से आप आहार विहार का पालन करते हैं तो शरद ऋतु में होने वाली सभी बीमारियों से आप बहुत हद तक बच के रह सकते हैं। आप स्वस्थ दिनचर्या का पालन करें और अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करें। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।